नमस्कार छात्रों, मैं आनंद पांडे आज मैं तृतीय सेमेस्टर वालों के लिए एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों पर। तो जो भी हमारे थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, वे लगातार ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। और ये वीडियो न केवल हमारे थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए उपयोगी है, बल्कि जो नेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो यमय चतुर्थ सेमेस्टर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अगर आप अपनी तैयारी करके नेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो अत्यंत उपयोगी होगा, क्योंकि जब यमय का पूरा सिलेबस आपका कंफर्म स्मरण आप याद कर लेते हैं और आपको कहीं भी थोड़ा भी दोष नहीं प्रतीत होता है, तो तब आप जाकर के आपका नहीं सकता है। नेट की तैयारी के लिए भी यह उपयोगी है और आपके पाठ्यक्रम के लिए भी उपयोगी है। जो यमय चतुर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर वाले छात्र हैं, उनके लिए यह आवश्यक सूचना है कि आप तब टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां आने वाली हैं, तो पीजीटी की भर्तियों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 साल में भर्तियां आती हैं। तो उस आधार पर ही आप इस फॉर्म को भर के अच्छे से अपने केवल पाठ्यक्रम को सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं हमें 4 सेमेस्टर के, तो आप पीजीटी में शिक्षक भी जैसे ही हमें क्वालिफाई होगा उसके 1 वर्ष बाद आप टीचर भी बन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन विविध पद्धतियों को लेकर हुआ है। समेकित रूप से विद्वानों का जो मत है, उसके अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास गार्ता दत्तात्रेय ने किया था, और गार्ता दत्तात्रेय ने हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। वह इतिहास वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित था। तो देखिए, इतिहास लेखन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पहली जो पद्धति है वह क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति से तात्पर्य क्या है? आपको बिना बताए भी समझ में आ रहा है कि वर्ण के अनुक्रम के अनुसार वर्ण जैसा आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा। वर्णानुक्रम पद्धति जिन आधारों को लेकर चलती है, यह इतिहास लेखन की सबसे अविकसित प्रणाली है, क्योंकि इतिहास लेखन वर्णानुक्रम पर नहीं होता। इतिहास क्या होता है? प्राचीनता से नवीनता की ओर आधारित होता है। उदाहरण के रूप में कि कैसे यह अविकसित है, जैसे आज काल का कोई कवि है, जैसे मान लीजिए कि आज काल के कवि हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो आजकालीन कवि है। तो अमीर खुसरो एक से नाम में आ गए। अब इसी स्थान पर ठीक है। वर्णानुक्रम यानी वर्ण के अनुक्रम के अनुसार, जैसे को अगर हिंदी वर्णमाला के अनुसार लिखा जा रहा है तो इस आधार पर जब लिखा जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए अमीर खुसरो और सरम्पा अमीर खुसरो से बड़े हैं, लेकिन सरम्पा का नाम पहले आएगा। अब और मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे अमीर खुसरो कब के हैं? 1300 ईस्वी के। सरम्पा कब के हैं? ये 4वीं शताब्दी के हैं। अब सरम्पा नीचे हो जाएंगे किससे? केशवदास से। केशवदास ऊपर रहेंगे, सरम्पा कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे। और अब केशवदास के ऊपर कौन रहेगा? केशवदास के ऊपर
जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में कई ऐसे कवि हैं जो कि इनसे ऊपर, जैसे उदाहरण के रूप में अब ये हो गए अकेल जी। सबसे पहले मैं अब कुछ छात्र कमेंट करके बताएंगे कि अकेल जी का नाम सच्चिदानंद नीरानंद वात्स्यायन है। तो देखिए छात्रों, अवश्य ही सच्चिदानंद नीरानंद वात्स्यायन है, लेकिन एक बात तो है, अब मैं आपको जैसे आलोक धनवा, एक कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा तो कब के हैं? आधुनिक काल वर्तमान काल के आलोक धनवा नाम के जो कवि हैं वो तो इस समय चल रहे हैं, वो अभी जीवित हैं और वो सबसे यानी सराफा से भी बड़े केशवदास से अकेल से और अमीर खुसरो से भी बड़े छोटे हैं। इतिहास के अनुसार ये अत्यंत ही छोटे हैं, किंतु इनको पहला स्थान मिल जाएगा क्योंकि आ और के बाद आ। तो ये जो प्रवृत्ति होगी ये साहित्य के इतिहास की सबसे अवस्थित पद्धति है, क्योंकि इसमें इतिहास का अर्थ ही होता है कि पुराने समय में जो हुआ उसकी बात करने वाला। अब पुराना समय हमें खोजना है और पुरानी बात की ना हो, तो यह जो पद्धति है वर्णनानुक्रम पद्धति, इसका अनुपालन नहीं करती है। इस अनुपालन में यह प्रवृत्ति आ जाती है वर्णानुक्रम पद्धति पर। देखिए इसमें इस पद्धति के अनुसार जब इतिहास लिखा जाता है तो न तो इसमें कृतिकारों के परिचय वर्णमाला के अक्षर क्रम में दिए होने के कारण समय तो बिल्कुल भी नहीं निर्धारित हो पाता कि कौन सा कवि बड़ा है और कौन सा कवि छोटा है। जैसे कबीरदास और केशवदास ये तो समकालीन हो जाएंगे और इस कार्य से दिक्कत हो जाती है। और इन ये जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, अगर वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास लिख रहे हैं तो और क्या नहीं होगा, अपेक्षित सूचनाओं का अभाव रहेगा। इस पद्धति का को मानने वाले विद्वान शिव सिंह सेंगर और गारता बतासी हैं। कौन? गारता बतासी का ग्रंथ लिखा गया है इस पद्धति में और शिव सिंह सेंगर का। तो गारता बतासी का कौन सा ग्रंथ था? तो गारता बतासी का यह ग्रंथ था ईश्वर गला। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का क्या नाम है? तो शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। तो इस आधार पर इन्होंने देखिए छात्रों, इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति है, यह पद्धति एक तरह से क्या क्या दोष है इसमें? यह पहला दोष है कि यह अनुपयोगी पद्धति है। अनुपयोगी यानी इतिहास लिखा जा रहा है तो वो हिंदी वर्णमाला के आधार पर लिखा जा रहा है, जो कि अत्यंत दुरूहपूर्ण कार्य किया जा रहा है। और क्या है फर्क इसमें अनुपयोगी होने का? कवियों का काल निर्धारण नहीं हो पा रहा है। क्या? कवियों का काल निर्धारण करने में अक्षम है। यह पद्धति कवियों के काल निर्धारण में अक्षम है। और क्या है इसमें? और कौन सा अवगुण है इस पद्धति में? और ये अवगुण है इस पद्धति में कि यह विपरीत परिस्थितियों के अनुसार चलती है। यानी यह पद्धति तब अपनाई जाती है जब अपेक्षित यानी कवियों का समय अपेक्षित सूचनाएं न हो, तब यह पद्धति अपेक्षित सूचनाओं के अभाव में यह पद्धति
इसके बाद और क्या दोष है इस पद्धति का? और यह दोष है इस पद्धति का कि वर्णमाला के कुछ अक्षर आगे पीछे होते रहते हैं, जिस कारण से जैसे प्र और पर, ये जो शब्द है और ये जो शब्द है, इसमें कवियों का बहुत ज्यादा, कवियों में दिक्कत हो जाती है, कवियों के समय को लेकर समस्या आ जाती है। तो इन गुणों के, इन अवगुणों के कारण यह पद्धति बहुत दिनों तक प्रचलित नहीं रही। जैसे जैसे शब्द सामने आते गए, कवियों के संदर्भ में जानकारी बढ़ती गई, उनके काल का निश्चय होता गया, वैसे वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की यह वर्णानुक्रम पद्धति का धीरे धीरे अंत होता चला। फिर इसके बाद अगली कौन सी पद्धति है? तो अगली पद्धति हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति है। कौन है? कालानुक्रम पद्धति। यह जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में प्रचलित हुई है। कालानुक्रम पद्धति को लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बात बताई गई है वह यह है कि यह पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति की तुलना में सर्वश्रेष्ठ, किंतु यह एक ऐसी पद्धति है जिसके प्रयोग से इतिहास में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रम तिथि के अनुसार दिया जाता है। और उर्दू तथा अंग्रेजी साहित्य के कई लोगों ने इस पद्धति को अपनाया भी है। इस पद्धति के मानने वालों में जाट ग्रियर्सन है और मिश्र बंधु है। कौन है? जाट ग्रियर्सन और मिश्र बंधु है। देखिए, जाट ग्रियर्सन के ग्रंथ का क्या नाम था? कालानुक्रम पद्धति कैसी होती है? वह अपने समय के अनुरूप चलती रहती है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती। देखिए, ये जो पद्धति है इसमें जाट ग्रियर्सन ने लिखा और मिश्र बंधु ने लिखा है। जाट ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो जाट ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर। क्या? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और फिर इसके बाद मिश्र के ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। यह जो दोनों इतिहास ग्रंथ हैं, ये दोनों इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर लिखे गए हैं। तो देखिए छात्रों, इन दोनों ग्रंथों के संदर्भ में जो बातें बताई गई हैं वो इसी तरह की हैं कि काल का अनुसरण करते हुए, यह तो ऊपर वाली जो वर्णानुक्रम पद्धति है इससे तो यह विकसित पद्धति है, किंतु साहित्य का जब हम इतिहास लिख रहे हैं तो हम कई बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कवि इस परंपरा को लेकर लिख रहा है। अब जैसे उदाहरण मैं आपको दूंगा, कबीरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, जायसी हो गए, सूरदास हो गए। अगर कालानुक्रम के अनुसार हम चलेंगे तो इन्होंने जिस परंपरा को लेकर परंपरा का अनुपालन करके लेखन कार्य किया है वह लेखन कार्य सार्थक नहीं सिद्ध हो पाएगा। उस लेखन कार्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ भिन्नता है। राम भक्ति को लेकर तुलसीदास ने लेखन किया है,
कृष्ण भक्ति को लेकर सूरदास और अष्टछाप के कवियों ने, जैसे कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, शिव स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, इन सभी ने लेखन कार्य किया है। तो उस बिंदु का में अनुपालन नहीं कर पाते। अब जैसे अग्रदास, कबीरदास और फिर इसके बाद लालदास, हरिदास निरंजनी इत्यादि कवियों ने संत काव्य धारा को लेकर बातें कही हैं। और प्रेम काव्य को लेकर जायसी, कुतुबन, मंथन और उस्मान आदि कवियों ने लिखा है। तो वो अलग अलग परंपरा को लेकर चले हैं। अगर कालानुक्रम पद्धति के आधार पर लिखा जाएगा तो सभी का ख्याल नहीं हो जाएगा। कालानुक्रम पद्धति पर केवल हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा जाए और उसमें साहित्य को लेकर इतिहास लिखना श्रेष्ठ नहीं है। कि राजा के अनुसार, जैसे राजा शासन करते हैं कि एक राजा की मृत्यु होती है, अगला राजा शासन करने लगता है, तो वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो कालानुक्रम पद्धति को लेकर इन दोनों आचार्यों ने अपने अपने इतिहास ग्रंथों का लेखन कार्य किया है। अब अगला कौन सा इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति है? तो अगली पद्धति है विधेयवादी पद्धति। क्या? विधेयवादी पद्धति। देखिए, ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की तीसरी महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें लेखन करने का कार्य सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। पहले हम ये समझेंगे कि विधेयवादी पद्धति होती क्या है। तो देखिए, विधेयवादी पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें असंबद्ध क्रियान्वयन बिंदुओं को एक साथ एकत्रित करके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इसमें जाति, वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन करना आवश्यक होता है। अब जैसे देखिए, यह कैसी पद्धति होती है, एकदम मैं सामान्य भाषा में आपको बताऊंगा। विधेयवादी पद्धति वह होती है कि हमने भक्तिकाल को तो भक्तिकाल में बांट दिया, लेकिन भक्तिकाल में जो कवि हैं, किन किन परंपरा का अनुपालन करने वाले कवि हैं, उनका चित्रण हम कैसे प्रस्तुत करें, उनको हम कैसे लिखें, उसके लिए हमें इस बात को ध्यान में देना होता है। परंपरा कौन सी परंपरा को लेकर, जैसे मान लीजिए आदिकाल है, तो आदिकाल में कितनी तरह की परंपराएं व्युत्पन्न हुई हैं, तो आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य, आदिकाल तो बांट दिया गया कालानुक्रम पद्धति को लेकर, लेकिन विधेयवादी का पालन करते हुए अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य में विभाजित किया जाता है। अब भक्तिकाल आया तो कालानुक्रम तो बांट किया गया कि भक्तिकाल का समय यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अब विधेयवादी पद्धति के अनुसार ज्ञान मार्गी काव्यधारा, और पहले तो भक्ति को दो रूपों में बांटेंगे, सगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा परंपरा के अनुसार। फिर इसके बाद सगुण के दो भेद हुए, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति के दो भेद हुए, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीर और उनके संत कवि, कबीर और उनके परिवर्ती अन्य संत कवि थे। प्रेम मार्गी में शुरू से लेकर मलिक मोहम्मद जायसी के समर्थक जो प्रेम को लेकर कुतुबन, मंथन इत्यादि जो कवि थे, उन्होंने प्रेम को लेकर रचनाएं लिखी। फिर इसके बाद परंपरा और प्रवृत्ति, रचनाओं की प्रवृत्ति का ध्यान दिया जाता है विधेयवादी पद्धति में। और क्या? और कवि
विधेयवादी ने परंपरा का अनुपालन करते हुए इस पद्धति को के ऊपर ध्यान देकर रचनाएं लिखी जाती हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा छात्रों। और इसके बाद देखिए विधेयवादी पद्धति अंग्रेजी से पोएटिक्स का अनुवाद है, जिसमें असंबद्ध तथ्य एकत्रित करके संबद्ध किए जाते हैं। इस पद्धति के जन्मदाता इटालियन विद्वान पेन महोदय हैं। इसमें देखिए लेखन करने वाले आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने विधेयवादी पद्धति का को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही आज भी इतने तथ्य सामने आ जाने के बाद भी हिंदी साहित्यकार में सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ केवल इन्हीं कारणों से माना जाता है क्योंकि इन्होंने विधेयवादी पद्धति का समुचित उपयोग किया है। और जो इस पद्धति का उपयोग अच्छे से करना नहीं जानता है वह अच्छा इतिहासकार नहीं हो सकता है। रामचंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इतिहास लेखन किया है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में शब्द सागर की भूमिका के रूप में नागरिक प्रचारित पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो उसके बाद भारत में हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया। पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका ऐसा नाम रखा गया था। देखिए विधेयवादी यानी परंपरावादी पद्धति का पालन करके इतिहास लेखन कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1919 में किया है। तो तीसरी पद्धति जिससे साहित्य के इतिहास लेखन की क्या है विधेयवादी पद्धति। फिर इसके बाद अगली पद्धति कौन है तो अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की अगली पद्धति क्या है वैज्ञानिक। इसे आधार बनाकर भी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया गया है। क्योंकि देखिए वैज्ञानिक से तात्पर्य ही है कि जब तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए इतिहास लिखा जाए तो वह इतिहास जिस पद्धति में लिखा जाता है उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष होता है तथा तटस्थ कर तथ्यों का संकलन करता है और उन तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर लेता है। इस पद्धति में मौलिक ढंग से तर्क कथ्य तथा विश्लेषण का सहारा लिया जाता है। इसे शोधपरक पद्धति भी कहते हैं। देखिए इस ढंग से इसमें लेखन करने वालों में आचार्य रामचंद्र तिवारी आते हैं और रामचंद्र तिवारी के अलावा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले गणपति चंद्र गुप्त माने जाते हैं। इसमें लेखन करने वाले कौन हैं गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने इस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इस नाम से इन्होंने इतिहास लेखन कार्य किया है। तो गणपति चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसे इतिहास की विकासवादी स्थापना का आधार माना जाता है। सुमन राजे ने इसे प्रथम वैज्ञानिक इतिहास इसे मानते हैं। ठीक है छात्रों, तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात होती है कि तथ्यों का विश्लेषण होता है, तथ्यों का संकलन होता है, तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण भी किया जाता है।
जो उचित इतिहास ग्रंथ में होता है। इसके बाद देखिए छात्रों, अगली पद्धति जो है वह कौन सी है? वह मार्क्सवादी पद्धति है। कौन सी पद्धति है? मार्क्सवादी पद्धति। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो मार्क्सवादी पद्धति है, यह गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित को आधार केंद्र में रखकर उस कवि से संबंधित रचनाओं को सर्वश्रेष्ठ बताने का कार्य करती है। मार्क्सवादी पद्धति सबसे ज्यादा शोषित, पूंजीपति, सर्वहारा वर्ग, मालिक, मजदूर, जमींदार, किसान सभी के अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करती है। इस पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा तथा शिवकुमार मिश्र थे। इस पद्धति में यह होता है कि मार्क्स के कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिए कि शोषण, शोषित, तो जब विवेचन कृतियों का किया जाता है तो उन्हीं आधारों इन सर्वहारा वर्ग को केंद्र में रख करके उन रचनाओं का आकलन करना है। उदाहरण के रूप में जैसे पृथ्वीराज राष्ट्र का आकलन करना है, तो क्योंकि समीक्षा जो लिखी जाती है उसमें केवल कृति के अनुसार लिखी जाती है, तो कृतियों की समीक्षा मजदूर और कृषक वर्ग की स्थिति क्या थी, मालिक वर्ग की स्थिति क्या थी, इसका विवरण प्रस्तुत करे मार्क्सवादी विचारक जो का इतिहास लिख रहा है। फिर इसके बाद अगली पद्धति कौन सी है? अगली पद्धति समाज शास्त्रीय पद्धति है। कौन सी पद्धति है? समाज शास्त्रीय पद्धति है के इतिहास लेखन की। देखिए इसमें इस पद्धति में समाज के अंदर होने वाली आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और तत्कालीन परिस्थितियों का साहित्य के साथ सामंजस्य दिखाना भी यह पद्धति समाज शास्त्रीय पद्धति कहलाती है। इस पद्धति का सहारा लेकर किसी इतिहासकार द्वारा इतिहास लेखन करने वालों में सबसे पहले मैनेजर पांडे और निर्मला जैन आते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रमुख कालखंडों को समाजशास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें समाज को केंद्र में रखा जाता है। ऐसी पद्धति जिसमें समाज केंद्र में हो। अब अगली पद्धति कौन सी है? परंपरावादी पद्धति। कौन सी है? परंपरावादी पद्धति। देखिए इस पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो टी.एस. इलियट है। इस परंपरावादी पद्धति के जन्मदाता टी.एस. इलियट है। आपको ध्यान होगा जो सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था पाश्चात्य काव्य शास्त्र में टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत, तो वो उसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें परंपरा को ध्यान में रख करके इतिहास का लेखन किया जाता है। परंपरा कैसी हो? रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, चाल चलन, भाषा और वेशभूषा कैसी है, उसको लेकर जो इतिहास लिखा जाए वह परंपरावादी पद्धति के अंतर्गत आता है। तो छात्रों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।